मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से कोविड-19 स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरभाष के माध्यम से उनसे प्रदेश में कोविड-19 स्थिति के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे प्रदेश में कोविड-19 मामलों, ऑक्सीजन बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, टीकाकरण और आवश्यक दवाइयों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सुनते हैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें फोन आया था और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हिमाचल की उनके हाथ में थी। टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने जानकारी ली, पॉजिटिविटी रेट कितना है और उसके साथ में डेथ कितनी है, डेथ रेट कितना है। इन तमाम सारी बातों को चर्चा करने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चल रही है, वैक्सीन की सप्लाई कैसे चल रही है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में कुछ और चीज़ें जो करने की दृष्टि से आप सोच रहे हैं वो भी बात उन्होंने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए इस संकट में हर संभव सहयोग जो दिया जा सकता है वो देने की उन्होंने बात कही है। एक बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में जो हम लोगों को मुश्किल यहाँ आ रही है, मुश्किल में बड़ी बात यही आ रही है कि ऑक्सीजन की अभी शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध कम है। उस दृष्टि से भी हमने आग्रह किया कि अगर खाली सिलेंडर हमको उपलब्ध हो जाते हैं तो, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जो एडमिट है उनमें से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए हमको खाली सिलेंडर जितने ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं, वो उपलब्ध करवाने चाहिए। दूसरी बात, इस बात के लिए भी जो लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के जो मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज थे, पर्टिकुलरली जो रेमडेसिविर का जिक्र आ रहा था बातचीत में, उसमें उनका कहना है कि वो मेडिसिन सभी मरीजों के लिए आवश्यक है। ये ऐसा डॉक्टर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और हमने कहा कि भी लोगों को इस बारे में जानकारी भी है और इसको और लोगों तक पहुंचाने की बात है। मेनली उनका फोकस ये था, एक पार्ट ये कि हम इस वायरस के संक्रमण को सीमित कैसे कर सकते हैं, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहाँ संक्रमण हमारा ज़्यादा फैला है, तो उस पर आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़े भी हैं और डेथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद दूसरा उनका प्रमुख रूप से है कि गरीब आदमी को परेशानी नहीं, मजदूर आदमी को परेशानी ना हो, यानी लाइवलीहुड से कंसर्न लगे प्रधानमंत्री जी। इन्होंने कहा कि लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट इस प्रकार का ना आए, जो छोटे लोग हैं उसका क्या रास्ता हो सकता है। तो उस सारी चीज़ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन लंबा स्पैन उसमें ना हो। इस बात को देख लीजिए किस तरह से किया जा सकता है। ये थी श्री जयराम ठाकुर की आवाज। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 मई से कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश में लागू होंगे। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या और कोविड से होने वाली मृत्यु में हो रही तीव्र वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कर्फ्यू के तहत 10 मई के सुबह 6 बजे से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल 3 घंटे ही खुली रहेंगी और इसका समय संबंधित डीसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी। उन्होंने लोगों से घर में ही रहने और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने और प्रदेशवासियों के जीवन और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कंगना भी हुई कोरोना पॉजिटिव। अभिनेत्री कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ध्यान मुद्रा में तस्वीर भी पोस्ट की। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई अपनी तस्वीर के कैप्शन में लिखा, मैं बीते कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने की सोच रही थी, इसलिए कल कोरोना टेस्ट कराया। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा, मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर में पार्टी कर रहा है। अब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे ध्वस्त कर दूंगी। अपने आप पर कोई शक्ति हावी ना होने दें। अगर आप डरेंगे तो ये आपको और डराएगा। आइए इसे खत्म करते हैं। कोविड-19 कुछ नहीं, सिर्फ थोड़े समय का फ्लू है। हर हर महादेव। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयां और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स दवाइयों की जरूरत के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने और वैज्ञानिकों और व्यवहारिक फार्मूला भी तैयार करेगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शनिवार को सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए हैं। इनमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने से देश भर में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत की घटनाएं भी हुई। इसे देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट मंगाए। इसके बावजूद कई राज्यों में समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अब समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है। DRDO ने भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक दवा विकसित की। DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ने मिलकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक दवा विकसित की है। सरकार के मुताबिक ये दवा जान बचाने में और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कम करने में कारगर सिद्ध हो सकती है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 2 डेक्सी डी ग्लूकोज यानी 2 DG नाम की इस दवा को डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया गया है। भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि ये अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत में सुधार करती है और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को भी कम करती है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह दवा कोविड-19 के मरीजों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। IPL प्लेयर्स पर कोरोना का कहर अभी भी जारी। IPL में कोरोना पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ियों की गिनती जारी है। शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 और खिलाड़ी संक्रमित पाए गए हैं। इसमें तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट शामिल हैं। कल ही प्रसिद्ध को इंग्लैंड टूर पर जाने वाली टीम इंडिया के स्क्वाड में स्टैंड बाय के तौर पर चुना गया था। वहीं सीफर्ट को फिलहाल अहमदाबाद स्थित आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। वे अब न्यूजीलैंड के बाकी क्रिकेटर्स के साथ अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगे। प्रसिद्ध और सीफर्ट से अब तक KKR के 5 क्रिकेटर संक्रमित मिल चुके हैं। इससे पहले नीतीश राणा, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं टूर्नामेंट में अब तक कुल 11 खिलाड़ी और 3 असिस्टेंट कोच भी संक्रमित पाए गए हैं। टीम इंडिया में स्टैंड बाय रखे गए थे प्रसिद्ध कृष्णा। शुक्रवार को चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के नेतृत्व में प्रसिद्ध को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था। उन्हें स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया था। 25 मई को टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को इंग्लैंड टूर से पहले क्वारंटीन 8 दिन के लिए होना है। हालांकि प्रसिद्ध को अब फिटनेस साबित करनी होगी। दिल्ली में टीकाकरण का दायरा बढ़ेगा, केजरीवाल।
दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से दिल्ली में 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, युवाओं में काफी उत्साह है। हमने स्कूलों में जो व्यवस्था की है उससे लोग काफी खुश हैं। अभी 100 स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था है, जिसे हम आगे बढ़ाकर 300 स्कूलों तक करेंगे। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूं। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1 लाख वैक्सीन ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में। इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं, तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाए तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहां इससे भी थोड़ी ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि पूरे एनसीआर रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूं इससे थोड़ी ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी जरूरत तो हमें पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। ये थी केजरीवाल की आवाज। हरियाणा के गांवों में कोविड मौतों का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री ने घर घर जांच के लिए बनाई 8000 कमेटी। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी राजेंद्र जादौन के मुताबिक हरियाणा के गांवों में पैर पसार चुके कोरोना से निपटने के लिए अब मनोहर लाल सरकार ने कमर कसना शुरू कर दिया है। उधर गांवों में कोविड मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांवों में फैले कोरोना को काबू में करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक पर गांव-गांव जाकर कोरोना जांच करने के लिए 8000 टीमों का गठन किया है, जो कि प्रदेश के सभी 6700 गांवों में जाकर टेस्ट करेंगी। इसी बीच रोहतक जिला परिषद चेयरमैन सतीश बालोट का कोरोना से निधन हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सतीश 4 दिन से वेंटिलेटर पर थे। हिसार जिले में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के गांव खांडा खेड़ी से 1 से 6 मई तक 6 दिन में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि बुजुर्ग ही नहीं, युवाओं को भी जिंदगी की डोर भिवानी के मुंडाल
गांव में बीते एक सप्ताह में 25 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले रोहतक के टिटोली गांव में 10 दिन में 40 लोगों की मौत की खबर थी। टिटोली में इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 52 तक पहुंच गई है। झज्जर जिले में भी गांवों में बुखार के बाद मौतों की खबरें मिली हैं। हिसार के तलवंडी बादशाह गांव में हर दूसरे दिन एक मौत हो रही है। 20 दिन में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हिसार के ही खरड़ गांव में बीते 5 दिनों में 22 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के गांव उकलाना में प्रभुवाला में बीते दिनों में 15 मौतें दर्ज की गई हैं। गांवों में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने उच्च स्तरीय बैठक करके रणनीति तय की है। इसके तहत 8000 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रदेश के 6700 गांवों में घर घर जाकर कोरोना की टेस्टिंग करेंगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस सिलसिले में एक बैठक की थी। कोरोना से देश में अब तक मौत का रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में 4191 लोगों की जान गई। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 4,01,228 नए संक्रमित मिले हैं। 3,19,469 ठीक हुए हैं और 4191 की मौत हुई है। इस महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये भी चिंता की बात है कि देश में लगातार 3 दिन से 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। इससे पहले 7 मई को 4.14 लाख और 6 मई को 4.13 लाख मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।